हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के सिलेबस के बारे में। सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया है कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ पढ़ना है। इसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप वहाँ पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक है या सब्जेक्ट है। उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको यहाँ पे बता दूं, लगभग वही सारी चीज़ें पढ़नी है आपको जो आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, देखो आपकी पूरी कोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है आपका जनरल फार्माकोलॉजी, दूसरा है मेडिसिनल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो फार्माकोलॉजी के बारे में, ठीक है, कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर में आपको पढ़ना पड़ता है मेडिसिन के बारे में, ठीक है, कि कितने प्रकार की मेडिसिन होती है, कौन कौन सी मेडिसिन है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि आपको जनरल फार्माकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें आपको लगभग 3 चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ द फार्माकोलॉजी। क्या फार्माकोलॉजी क्या होती है और उसका क्या स्कोप है, इसके बारे में बातें करेंगे। इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के बारे में, कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का मतलब ये होता है सर कि ऐसे कौन कौन से रूट्स होते हैं, कौन कौन से रास्ते होते हैं जिसके द्वारा हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं दवाओं का, मतलब दवाओं को ले सकते हैं। जैसे ओरल रूट होता है, पैरेंट्रल रूट होता है जैसे इंजेक्शन के माध्यम से कोई चीज़ लेते हो, ठीक है। टॉपिकल रूट होता है जैसे बाहर से कोई चीज़ लेते हो। सबलिंगुअल होता है, जीभ के नीचे से लेते हो कोई चीज़, कोई दवा होती है ना, तो वो रूट होता है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है और ये भी बहुत आसान सा है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बारे में। मतलब ये पढ़ना पड़ता है कि दवा जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है उस दवा के प्रति, तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। वो आपको फार्माकोकाइनेटिक के अंदर में पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि फार्माकोकाइनेटिक में आप पढ़ते हो दवा के एब्जॉर्प्शन के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके मेटाबॉलिज्म और उसके एक्सक्रीशन के बारे में, एलिमिनेशन के बारे में। इसको हम बोलते हैं ADME प्रोसेस, जो कि आपको फार्माकोकाइनेटिक के अंदर यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, दैट्स आल्सो नोन एज अ फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। मैं फार्माकोडायनेमिक, जैसे फार्माकोकाइनेटिक होता है कि हमारी बॉडी क्या एक्ट करती है ड्रग के प्रति, वैसे फार्माकोडायनेमिक का क्या मतलब होता है कि हमारी अंदर जो दवा आई है ड्रग, वो हमारे बॉडी के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। और यहाँ पे आपको बताऊं कि इस चीज को हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में पढ़ते हैं। और इसमें आप कई चीज पढ़ते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो दवा के एक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है और वो बहुत ही ज़रूरी भी है। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ता है ड्रग्स के बारे में। अब ये हो गया आपका जनरल फार्माकोलॉजी। अब आती है मेडिसिनल फार्माकोलॉजी, और मेडिसिनल फार्माकोलॉजी में इन्होंने ये बोला है कि आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जितनी भी ड्रग्स आपकी बुक में दी गई हैं उनका आपको तैयार करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं सिलेबस के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको उन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं, एक्ट करती हैं, मतलब आपके CNS को इफेक्ट करती हैं। उन ड्रग्स को पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी ड्रग्स होती है CNS को स्टिमुलेट करती है, बहुत सारी ड्रग्स CNS को सप्रेस करती हैं। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बोल रहा हूँ और स्क्रीन पे देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको पढ़ना है जनरल एनेस्थेटिक के बारे में, जिसमें आप एडजेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ते हो। सेकेंड, आपको पढ़ना है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब NSAIDs के बारे में पढ़ना है। एनाल्जेसिक के बारे में पढ़ना है। नारकोटिक एनाल्जेसिक के बारे में पढ़ना है। जब भी आप एनाल्जेसिक पढ़ोगे, मतलब बहुत सारी ऐसी दवाएं जो आपके दर्द को कम करती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक होती है NSAID नॉन स्टेरॉइडल, और दूसरी होती है आपकी नारकोटिक ड्रग्स, ओपियाइड ड्रग्स। ये 2 ड्रग के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपको पढ़ना है एंटी रूमेटिक ड्रग्स और एंटी गाउट ड्रग। एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो होती है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दी जाती हैं। मतलब जब आपके जोड़ों का, मतलब आपके जो जॉइंट्स हैं बोन के, उनमें डिजनरेशन होने लगता है अपने आप, मतलब आपके इम्यूनिटी की वजह से, आपके प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से, तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है, मतलब हमारे जोड़ खराब होने लगते हैं।
उसे बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो उसकी ड्रग पढ़ते हो, उसको रोकने के लिए कौन से ड्रग का उपयोग करते हैं, वो होता है एंटी रूमेटिक ड्रग और एंटी गाउट ड्रग। आपको पता होगा गाउट का मतलब होता है गठिया। जब हमारे बॉडी के अंदर गठिया रोग हो जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी गाउट रेमेडीज दी जाती है, तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जो आपके सीएनएस को सप्रेस करती हैं, आपको नींद लेकर के आती हैं या सुस्ती लाती हैं, दैट्स नोन एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ठीक। फिर आपको पढ़ना पड़ता है साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, जो कि आपको पढ़ना है सीएनएस वाले में ही। उसके बाद एंटी कन्वर्जेंट्स, एनालिप्टिक्स के बारे में और सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स के बारे में एंड एंटी पार्किंसंस एजेंट्स के बारे में, ठीक है। और लास्ट में आपको इसके अंदर पढ़ना है लोकल एनेस्थेटिक, जो कि आपके सीएनएस के अंदर पढ़ना है आपको। तो ये इतने टॉपिक्स आपको सीएनएस के अंदर पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं बताऊं, नर्वस सिस्टम पे सबसे ज्यादा ड्रग एक्ट करती है, इसी वजह से सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है ड्रग के अंदर में वो नर्वस सिस्टम का होता है। एक्चुअली आपको बताऊं तो आप फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ के आए हो और अभी आप सेकेंड ईयर क्लास शुरू नहीं किए हो, तो पहले आप नर्वस सिस्टम अच्छे से बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मैं कहूँगा पूरी की पूरी आपको एचएपी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगी। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास क्या है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं बच पाता है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चल सकूँ, और वैसे भी एक टीचर सारे सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा और कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा सकूँ और सारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ ट्रिक्स बता सकूँ, ठीक है। एक्चुअली अगला क्या है, अब आपको पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब एएनएस पे कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पढ़ना है आपको कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हैं या उनके स्टिमुलेट करती हैं। और फिर आपको पढ़ना है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, मतलब जो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है, उसके बारे में। और फिर आपको पढ़ना है एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स के बारे में। फिर आपको पढ़ना है इसमें एड्रेनर्जिक ड्रग और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर को हम बोलेंगे नॉन एड्रेनर्जिक ड्रग या फिर एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। तो ये ड्रग्स ऐसी होती है जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है, और एड्रेनर्जिक क्या होती हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूरॉन ब्लॉकर्स एंड गैंग्लियन ब्लॉकर्स के बारे में। फिर पढ़ना है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में, एंड फिर कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में, अच्छा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के बारे में जो कि यूज होती है माइस्थेनिया ग्रेविस में, एक प्रकार का आपका पेशी रोग है, मतलब आपका पेशी का रोग कहने का मतलब मसल्स का डिजीज है, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसी ड्रग्स पढ़नी है जो कि आई के ऊपर एक्ट करती हैं, जो कि है माइड्रियाट्रिक्स एंड ग्लूकोमा, मतलब माइड्रियाट्रिक्स और एंटी ग्लूकोमिक एजेंट्स। तो आपको इन दो डिजीज के बारे में, मतलब उन ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक होता है सर, देखिएगा, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ब्रैंकियोडायलेटर्स। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आपके रेस्पिरेशन को बढ़ाएंगे। ब्रैंकियोडायलेटर क्या करेंगे, आपके बॉडी मतलब आपके श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ब्रोंकाई है, मतलब श्वास नली है, उसको बढ़ाने, मतलब उसको फैलाने वाली ड्रग होती है, उसे बोलते हैं ब्रैंकियोडायलेटर, ठीक है। इससे क्या होता है कि सांस बहुत अच्छी आती है, जिसकी सांस फूलती है। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे नेजल डिकॉन्जेंसेंट। नेजल डिकॉन्जेंसेंट क्या करते हैं कि आपके नाक कभी कभी बंद हो जाती है जुकाम की वजह से, तो उसको ठीक करने का काम करते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ना। एक्सपेक्टोरेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। एक्सपेक्टोरेंट जो होता है वो कफ को बाहर निकालने का काम करता है, जो कि आपके फेफड़े, आपके मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जमी हुई है। और फिर एंटी टस्यू एजेंट आपको पढ़ना है। जैसे बहुत सारे लोगों को खांसी बहुत आती है, तो उनकी खांसी को कम करने के लिए एंटी टस्यू एजेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑटोक्वाइड्स के बारे में, ठीक है। ऑटोक्वाइड्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, और ये डिजीज़ को सप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले पदार्थ हैं, जबकि ये हार्मोन की तरह होते हैं, पर हार्मोन नहीं होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सिक्योर स्किल में क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आपने क्वेश्चन हल किया होगा तो। देखिए इसमें आपको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिनिक मीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आपको पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है। फिर आपको पढ़ना है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो आपके हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स के लिए दी जाती हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। कार्डियोटॉनिक पढ़ना है। कार्डियोटॉनिक ऐसी ड्रग्स होती हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो डिजिटैलिस होता है, इसका काम क्या होता है, ये हमारे हार्ट को
एक तरह से मतलब टॉनिसिटी देती है, कहने का मतलब ये स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, ठीक है। तो उसके बाद है एंटी एरिथमिक ड्रग एजेंट्स। एंटी एरिथमिक एजेंट्स ऐसी एजेंट्स होती हैं, ऐसे ड्रग्स होती हैं जो आपके हार्ट के रिदम को मेंटेन करती हैं, ठीक है। रिदम का मतलब लय, जैसे वो एक दिल क्या होता है, एक मिनट में 70 बार से 72 बार धड़कता है, अभी मान लो 80 बार धड़कने लगा किसी का, तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स दिया जाता है, ठीक। ये 70 बार मतलब 60 बार धड़कने लगा किसी वजह से, उसके पीछे कारण होते हैं, जब उसके बारे में बताऊंगा आपको तब बताऊंगा। अगला है एंटी एंजाइनल एजेंट्स दिया जाता है, फिर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दिया जाता है। तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में को पढ़ना होता है। पेरिफेरल वैसोडायलेटर्स के बारे में पढ़ना होता है एंड कुछ ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ता है जो एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज होती हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ता है ऐसी ड्रग्स के बारे में जो कि ब्लड के ऊपर एक्ट करती है और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे आपकी बोन मैरो होती है उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे आपकी हिमैटिनिक्स है, और कोएगुलेंट्स के बारे में, एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में, और हीमोस्टैटिक और ब्लड सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी ड्रग्स हैं, जब भी पढ़ाई जाएगी आपको तब वहाँ पे डिटेल में बताई जाएगी। यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा तो फिर ये हो जाएगा कि पूरा फार्माकोलॉजी मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, तो ऐसा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अभी अगला जो टॉपिक है इसमें आपका है कि ड्रग एक्टिंग ऑन द रीनल फंक्शन, जिसमें आपको डायूरेटिक एंड एंटी डायूरेटिक के बारे में पढ़ना पड़ता है। कभी कभी यूरिन नहीं आता है, ठीक है, या तो आपको डायूरेटिक दिया जाता है, या जैसे बॉडी के अंदर कभी कभी पॉइजन की मात्रा बढ़ जाती है, पॉइजनस सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपको डायूरेटिक दिया जाता है जिससे यूरिनेशन तेज हो। और कभी कभी यूरिन ज़्यादा होने लगता है तो आपको उस समय पे एंटी डायूरेटिक दिया जाता है जिससे यूरिन की मात्रा कम हो जाए, ठीक। फिर आपको अगला जो पढ़ना है वो है हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। यहाँ पे आपको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, इसको मैंने पढ़ा दिया है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में पढ़ना है, एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, सेक्स हार्मोन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है, और आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। देखो, आपको पढ़ना है पेपर के लिए नहीं, आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ना है, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे पढ़ते रहोगे और पढ़ के पेपर दोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ड्रग एक्टिंग ऑन द डाइजेस्टिव। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कार्मिनेटिव पढ़ना है। कार्मिनेटिव ऐसी ड्रग्स होती है जो आपकी गैस को खत्म करती हैं, ठीक, फ्लैटुलेंस को खत्म करती हैं। अगला है डाइजेस्टेंट। डाइजेस्टेंट ऐसी ड्रग्स होती है जो आपके डाइजेशन, जब अपचन हो जाता है ना, कुपाचन जिसको बोलते हैं, जैसे आंवला सोरस आपने देखा होगा, आंवला सोरस या पतंजलि का, अगर नहीं मानते आप पतंजलि को तो दूसरी कंपनी का भी आता है आयुर्वेद में, तो उसका क्या होता है, वो अपचन को दूर करता है, मतलब कुपाचन को दूर करता है, वो डाइजेस्टेंट होता है, ठीक है। अगला है बिटर्स। बिटर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके जीभ की टेस्ट बड को स्टिमुलेट करती हैं और स्टिमुलेट करके आपकी भूख को बढ़ा देती हैं। जैसे कहते हैं नींबू पानी पियो तो आपकी भूख बढ़ती है, तो या मौसमी का जूस पियो या संतरे का जूस पियो तो आपकी भूख बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार के बिटर्स होते हैं, ठीक। ऐसी बहुत प्रकार की केमिकल बिटर्स भी आते हैं। अगला है एंटासिड। एंटासिड के बारे में आप जानते हो, ये जो है एसिडिटी को कम करता है बॉडी के अंदर में। और फिर आपको पढ़ना पड़ता है ऐसी ड्रग्स के बारे में जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज होती हैं, कुछ परगेटिव्स के बारे में, लग्जेटिव्स के बारे में, एंटी डायरियल्स के बारे में पढ़ना होता है, इमिटिक्स और एंटीमिटिक्स के बारे में, और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग के बारे में पढ़ना पड़ता है। इमिटिक्स उल्टी लाने वाली, एंटीमिटिक उल्टी को कम करने वाली, और एंटी स्पास्मोडिक अगर आपके पेट में ऐठन हो रही है, मरोड़ हो रही है, तो वहाँ पे ड्रग्स दी जाती है, जैसे मेप्टालिस। अगला है आपको पढ़ना है इसमें कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज। इसमें भी कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जैसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और कुछ दूसरी एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में, एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में, एंटी वायरल एजेंट्स के बारे में, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में। फिर आपको पढ़ना है कीमोथेरेपी ऑफ द प्रोटोजोअल डिजीज। जैसे आपका मलेरिया होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोअल डिजीज होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, मच्छर के काटने से भले होता है लेकिन होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पे प्रोटोजोअल एंटी प्रोटोजोअल ड्रग दी जाती है। तो कीमोथेरेपी ऑफ द प्रोटोजोअल डिजीज एंड एंटी हेलमिंथिक डिजीज एंड कीमोथेरेपी ऑफ द कैंसर, ये आपको एक चैप्टर है कीमोथेरेपी ऑफ द माइक्रोबियल डिजीज, इसके अंदर में पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ता है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के बारे में। दोस्तों, ये जितना भी मैंने बताया फार्माकोलॉजी के अंदर आपको इतना चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक्चुअली ये शार्ट में बहुत बताया गया है,
अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो बहुत 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 ज़्यादा पढ़ना पड़ा है। अगर हम डी फार्मा में फार्माकोलॉजी की बात करूं, क्योंकि आपको जितना बी फार्मा के अंदर 2 साल के अंदर पढ़ते हो उतना 1 साल के अंदर भर दिया गया है। बस थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट वाट नहीं किया गया, ठीक है। आपको पढ़ना पूरा पड़ता है, इसीलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझिए कि हम डी फार्मा कर रहे हैं। आप भी सब कुछ पढ़ रहे हो, ठीक। और किसी बहुत अगर आपने अच्छे से पढ़ा डी फार्मा तो आप बी फार्मा से कमज़ोर नहीं हो और आपको बहुत कुछ आ जाएगा आप, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ो, और कभी भी पास होने के लिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो ज़िंदगी में सफल नहीं होगे। अगर सफल होना है दोस्त तो आपको पढ़ना पड़ेगा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ये कहता हूँ आप कर देना, आप ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय ये बात याद रखना कि वीडियो को लाइक करना और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में। जैसे हम जो मेहनत करते हैं यार, हमें कुछ उसका फल मिल सके ना, आपको तो मिल ही रहा है, ठीक। नमस्कार।